गौतम शाह जुड़ रहे हैं। हाँ। गौतम शाह बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं हमारे नेटवर्क के और हम बहुत वैल्यू करते हैं उनकी एडवाइस को। और कल के बाजार के एक्शन के बाद हालांकि वो हमें थोड़ा सावधान कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से आएगी ये फॉल। गौतम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एचडीएफसी बैंक ट्रिगर्ड होगी, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? कल तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड थी एचडीएफसी में सबसे बड़ी और कुछ और चुनिंदा बड़े। आपको लगता है ये फॉल अब थोड़ी वाइडन हो सकती है आज? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, जब भी करेक्शन आता है तो कभी वो नॉक करके नहीं आता है। आई थिंक लास्ट मंथ भी जब हमने वो 300 पॉइंट का करेक्शन देखा एक दिन वाला, तो वो भी एकदम जल्दी से आया। हमने उसके बारे में बहुत बात किया और उसके बाद मार्केट एक दो दिन में स्टेबलाइज हो चुकी है। और आई थिंक इस बार भी मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा स्टॉक हो गया है कि अगर वो कुछ अच्छा नहीं करता है तो वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सिचुएशन में है, बट ये कुछ नया नहीं है क्योंकि 3 साल से एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एचडीएफसी बैंक डिवाइडेड बाय निफ्टी की चार्ट देखेंगे तो वो एक 52 वीक लो के पास है। तो आई थिंक ये अंडर परफॉर्मेंस अभी जारी है और क्योंकि ये स्टॉक इतना ओवर ओन्ड है तो जरा सा भी अगर डिसअपॉइंटमेंट अर्निंग्स में आता है तो सेलिंग प्रेशर आ जाती है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट क्या ये पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर जाएगा? क्या ये पूरे मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में ले जाएगा? मेरे हिसाब से वो नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी अभी भी स्ट्रांग है। और कल का स्क्रीन उतना खराब नहीं था, जैसे आपने ठीक कहा 10, 15, 20 स्टॉक डेफिनेटली वीक थे, उसके कारण बाजार नीचे गया। बट अगर आप मिड कैप स्क्रीन, स्मॉल कैप स्क्रीन को देखें तो इतना खराब नहीं था। तो मेरे हिसाब से मार्केट जल्दी स्टेबलाइज कर जाएगा। 21,500 का बड़ा सपोर्ट है। अगर वो होल्ड नहीं भी करता है तो 20,900 मेरे हिसाब से एक बेस है। निफ्टी हो सकता है कि पूरे जनवरी एक रेंज में रहे, ऊपर में 22,200 और नीचे में 21,500 और हो सकता है 20,900। बट अगर आप अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में है तो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीकनेस में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, मॉर्निंग गौतम। वीकनेस में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अब एक सेंटिमेंट अगर लिफ्ट होना होगा, अगर ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि बाजार स्टेबलाइज भी जल्द कर देता है आगे, क्योंकि और बड़े नंबर्स भी लगे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स वीकेंड पर आने हैं और जो एक्सपेक्टेशन है उनका मार्जिन जो है वो उसी रेंज में रह सकता है। क्या यहाँ से एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है, एक स्टेबिलिटी मिल सकती है मार्केट को? देखिए, दो चीज है। एक तो क्या, एक जमाना था जहां पर हमें सेंटिमेंट चाहिए था बाजार को ऊपर करने के लिए। अभी हमारे पास लिक्विडिटी है, 17,000 करोड़ हर महीना आ रहा है, बाजार में कुछ भी हो जाए। तो दैट्स अ लवली प्लेस टू बी इन। और उसके कारण मुझे लगता है कि इस मार्केट में करेक्शन शैलो रहेंगे। सेकेंडली, अभी तक अगर आप देखें तो रिजल्ट अच्छे ही रहे हैं बारिंग एचडीएफसी बैंक। और क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, इट विल नॉट बी इजी फॉर मेनी कंपनीज टू सरपास दोज एक्सपेक्टेशन। बट अगर आप रिलायंस की बात करें, रिलायंस और आईटी ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसने इतने अच्छे से स्ट्रेंथ दिखाया है कि अपसाइड पोटेंशियल काफी है। तो रिलायंस का सेटअप मुझे अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि रिलायंस मार्केट को बचा के रखेगा। गौतम, आपने ऑलरेडी निफ्टी के बारे में तो अच्छे से गाइड किया कि हाँ 20,900 यानी कि डेट मीन्स 21,000 तक का एक बेस है। आप हमको बैंक निफ्टी के लेवल से थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल एक्स्ट्रॉर्डनरी गिरावट दिखाई है निफ्टी के भी ज़्यादा। देखिए, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2-3 स्टॉक है ना, उसके कारण बैंक निफ्टी इम्पैक्ट हो जाता है जल्दी से। बट इसकी चार्ट उतनी खराब नहीं है। बैंक निफ्टी का 45,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है और वहां पर ये एक बहुत बड़ी गैप थी जो हमने फॉर्म होते हुए देखा था कुछ हफ्ते पहले। और मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में एचडीएफसी बैंक भी स्टेबलाइज हो जाएगा। आई थिंक इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बात हो गया है और जितना डिस्काउंटिंग होना था वो एक दिन में हो जाएगा। और बाकी की अगर आप बैंक देखें तो इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई तो हमारा फेवरेट है ही और कल भी उसने आउट परफॉर्म किया। तो इस मार्केट में अगर बैंक्स में काम करना है तो पीएसयू बैंक्स में काम कीजिए, वहां पर ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक और छोटे पीएसयू बैंक अच्छे लगते हैं। पर जैसे आपने लेवल्स की बात की, 45,500 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लग रहा है कि वहां पर बैंक निफ्टी स्टेबलाइज कर जाएगा। स्टेबलाइज करेगा, रिलायंस बाजार को सपोर्ट करेगा और एचडीएफसी बैंक एक दो दिन में सेटल करेगा। ये राह देखें। बाजार में करेक्शन बहुत वाइडन नहीं होगा, डीप नहीं होगा। ऑलरेडी मिड कैप, स्मॉल कैप स्टेबिलिटी के संकेत देख रहे हैं। बहुत आपने सटीक बातें बोली गौतम। मैं आपसे फार्मा में, कंज्यूमर में जो डिफेंसिव है, शायद थोड़े आईटी भी, अगर आप 2-4 नाम बता दें। अगर किसी को खेलना है बाजार लेकिन हाई बीटा में डर लग रहा है तो डिफेंसिव साइड में कौन से नाम आपकी लिस्ट में दिखाई देते हैं? देखिए, डिफेंसिव साइड में तो अभी आईटी और फार्मा है। आई थिंक हमने ये सालों से देखा है कि जब भी बाजार थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन से निकला है तो आईटी और फार्मा हमेशा वहां पर रुपया उसमें जाती है। और कल भी अगर आप देखिए, आईटी वाज द ओनली इंडेक्स व्हिच एक्चुअली क्लोज इन द ग्रीन।
तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईटी का मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। हमारा वर्किंग टारगेट 39,000 है। हम जब भी आपके चैनल में आए हैं पिछले 6-8 महीनों में, हमने हमेशा आईटी के बारे में बात किया और यहाँ से भी ट्रेंड अच्छी लगती है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। स्मार्ट मनी एक्शन काफी बढ़ गया है। तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा सबके चार्ट अच्छे हैं और मिड कैप आईटी तो अच्छा लगता ही है। और फार्मा में भी हमें डीवीज लैब, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक के सेटअप काफी अच्छे लगते हैं। तो इस मार्केट में आईटी, फार्मा, मेटल्स, केमिकल्स और रिलायंस, ये पॉकेट में अगर आप काम करेंगे तो आई थिंक यू विल आउट परफॉर्म द मार्केट। ठीक है गौतम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और अच्छे से बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ क्या किया जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के बारे में जिक्र किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। माइंडट्री पे दूसरा व्यू लेना चाहता हूँ सोनी पटनायक से। सोनी, अभी हमारे कोलीग्स बात कर रहे थे किस तरह से नंबर्स में दबाव बन सकता है। एल&टी माइंडट्री किस भाव पे आपको लेने जैसा लगता है, या वीक? देखिए नीचे तो रिकवर हुआ है लेकिन इस समय 73 ऑलमोस्ट 6300 के आसपास बैठा हुआ है। इसमें दबाव में कुछ लेने जैसा व्यू बन रहा है या नहीं, इसको छुएंगे नहीं आप? जी डेफिनेटली अजय जी, यहाँ पे अगर हम एक पोजिशनल व्यू को देखेंगे और वीकली चार्ट्स चेक करेंगे तो इसका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है अराउंड 5800, 5900 के रेंज में। सो आई थिंक एनीवेयर ऑन छोटा डिप भी अगर मिलता है टुवर्ड्स 6100 से 6000, एक पोजिशनल व्यू, ये 100 पॉइंट्स का एक अच्छा रेंज बना हुआ है। तो उस रेंज में अगर कोई अक्यूमुलेट कर सकता है 5800 स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। और यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू के तौर से थोड़ा मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का रेंज अगर हम देखेंगे तो 6600 से 6800 का एक टारगेट बन रहा है। सो काफी अच्छा है। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पे भी वॉल्यूम्स के साथ और जितना वो उसने प्रोटेक्ट किया है 50 डीएमए को, सो वहां पे एक अक्यूमुलेशन का जोन अच्छा है। 5800 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छे टारगेट्स के लिए अराउंड 6600, 6800 के लिए रेंज पे आप इसको देख सकते हैं। सो काफी अच्छा है स्टॉक, आप ले सकते हैं। ओके, आप इससे रेकमेंड कर रहे हैं आप बाय करने के लिए। देखा होगा 2 रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने 2 ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट प्राइस भी रिड्यूस किया है इसका। ठीक है, वॉच आउट करते हैं आज आईटी स्टॉक्स, एलटीआई, माइंडट्री, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक और स्टॉक्स एशियन पेंट्स, इसके नंबर्स आए, कॉल में कुछ की टेकअवेज आए, लेकिन ब्रोकिंग हाउस को इस वक्त लगता है कि कहीं ना कहीं स्लाइट मिस है Q3 में। और जो बड़ा रीजन इनके लिए रह सकता है क्योंकि इनके ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हुए थे क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम थी, लेकिन गोइंग फर्दर और साथ ही इनका जो ओलिगोपॉली स्ट्रक्चर है उसको कंपटीशन इंटेंसिटी के कारण चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आगे चलते हुए एशियन पेंट्स पर क्या ये चैलेंजेस आ सकते हैं, और टारगेट अंडर परफॉर्म किया है, टारगेट प्राइस भी 2500 का घटाकर किया है। एक बार एशियन पेंट्स को मयूरेश के साथ भी डिस्कस करते हैं। मयूरेश, ऑफ कोर्स कंपटीशन इंटेंसिटी, न्यू एंट्रेंट्स, लेकिन एक पॉइंट पे ये बात तो ठीक है कि ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट, कमोडिटी प्राइस सॉफ्ट थी, लेकिन फर्दर इस कंपटीशन इंटेंसिटी जो उन्होंने मेंशन किया इस रिपोर्ट में, उसे आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं एशियन पेंट्स के लिए? मॉर्निंग प्रियंका। नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक नियर टर्म वंस दीज फैसिलिटीज जो कॉम्पिटिटर्स की है, ग्रासिम हो, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की हो, ऑन स्ट्रीम आएगी और जो एक एग्रेसिव प्राइसिंग शायद हो सकती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो सकती है, एक नियर टर्म इम्पैक्ट जरूर देखा जा सकता है। पर 2-3 चीजें जो इंटरेस्टिंग है पूरे सेक्टर के लिए, एक आई थिंक अनऑर्गेनाइज्ड पेंट सेक्टर है, ये लगभग 30 से 35% का है। अभी भी अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में देखें, जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, दे आर स्टिल हैविंग अ डोमिनेंट मार्केट शेयर। तो जैसे आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स विल इंक्रीज देयर प्रेजेंस अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो डिस्टेम्पर्स हो, एनामल्स हो, ये सारे शहरों में और कस्बों में, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड रिमेन इन टैंडम विद हाउ द जीडीपी ग्रोथ। तो अगर जीडीपी 7-8% की ग्रोथ होती है तो पेंट सेक्टर 1.5 गुना ज्यादा ग्रोथ है, विच मीन्स 10-12% वॉल्यूम ग्रोथ कैन बी अज्यूम्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। दूसरा आई थिंक आप देखिए जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, ये अच्छी खासी बढ़ रही है। एशियन पेंट्स इटसेल्फ जो Q2 तक थे वो 1.6 लाख यूनिट्स तक थे, एंड दे आर एक्सपेंडिंग द रिटेल रीच एवरी पासिंग क्वार्टर। तो एक ये एंट्रेंचमेंट हो सकती है जहां से मार्जिन्स एट द रिटेल लेवल आर रिलेटिवली बेटर। तीसरा सवाल व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, ऑब्वियसली जैसे मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, फॉर एशियन पेंट्स इटसेल्फ ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट लाएगा, बट एक लीडरशिप स्टॉक है। और अगेन आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट का एक वेरिएबल होता है वो उनके फेवर में है, एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म साइकिल पर्सपेक्टिव, which should probably protect gross margins and overall EBITDA margins performance as well। तो yes, near term impact जरूर रह सकता है in lieu of competition,
बट लॉन्गर टर्म नजरिया हो तो आई थिंक पूरे सेक्टर के लिए और एक लीडरशिप स्टॉक लेगिशन के लिए अच्छे ट्रिगर्स और टेलविंड्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये नहीं, ये वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन की बात उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी कही है कि 10 से 20% का मार्जिन, उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मार्जिन की गाइडेंस भी दी है किस रेंज में रह सकता है। बट देखते हैं कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इस स्टॉक को किस तरह से शेप अप करती है।